Hello viewers, I welcome you all in SM classes. And the lesson I am going to cover today is from the NCERT book Flamingo of class 12. And the name of the lesson is very clearly mentioned here. This is Poet and Pancakes by Ashoka Mitran. व्यूअर्स आपको बता दूं मैं जो लेसन है थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है. आई थिंक यू विल फाइंड इट टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग लेसन इन क्लास 12. ट्विस्ट काफी है और जिसका टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इससे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है. सो बट आई मेक यू श्योर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन इन सच अ मैनर कि आप बिल्कुल आपकी स्मृतियों में रहेगा, आपकी याददाश्त में लेसन रहने वाला है. इस लेसन को भी मैंने सारी स्टोरीज को बांटता हूँ 6 पार्ट्स में बांट लिया है. आप इसको वापस जाकर के इनको देख लीजिएगा क्योंकि मैं रब करूंगा ये एक बार लिखने के बाद, क्योंकि मुझे बोर्ड पे बहुत सारी चीजें समझानी है आपको आज इसमें. तो क्या है यहाँ पर शुरुआत करते हैं. पैनकेक्स नेशनल इंटीग्रेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, हायरार्की एट जेमिनी स्टूडियोज. तो अभी हम जेमिनी स्टूडियोज में पैनकेक क्या चीज थी, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे था, हायरार्की क्या थी समझाऊंगा इसमें. ऑफिस बॉय फिर कैरेक्टर्स अनफोल्ड होंगे धीरे धीरे करके. यहाँ पर ऑफिस बॉय कैरेक्टर आएगा आपके सामने और ऑफिस बॉय के साथ साथ अशोका मित्रन जो इसके राइटर हैं, ये खुद भी अपने आप में कैरेक्टर हैं क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आएगा, इसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू. और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने डाली है हेडिंग मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है. ये एक ग्रुप है, ये इसके बारे में कुछ बात चलेगी यहाँ पर. फिर पोएट का एडिटर के बारे में बात होगी और फिर डिस्क्लोजर होगा, एक इसमें रहस्य बनकर उभरेगा, मिस्ट्री है जिसका डिस्क्लोजर होगा यहाँ पर. सो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं. पहली हेडिंग को लेकर के चलता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, मैं हैंड टू हैंड आपको क्वेश्चंस में बताता जाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे. तो जो पैनकेक है स्टार्ट यहां से होता है कि पैनकेक वाज अ ब्रांड नेम. ये एक ब्रांड नेम था, एक मेकअप का ब्रांड नेम था. दिस वाज अ ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप. और उसमें कहा है कि इसका नाम जो बड़ी पुरानी एक्ट्रेसेस हुई हैं उन्होंने सुना होगा. ग्रेटा गार्बो जो स्वीडिश एक्ट्रेस ने, उसने नाम सुना होगा. मिस गौहर ने नाम सुना होगा. वैजंती माला ने नाम सुना होगा. रति अग्निहोत्री ने इसका नाम नहीं सुना होगा. तो पैनकेक्स क्या था बेसिकली, ये जेमिनी स्टूडियोज में भर भर के मेकअप आया करता था. जेमिनी स्टूडियोज विच वाज मेंट फॉर मेकिंग फिल्म्स, फिल्म बनाने के लिए मशहूर था. ये जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये स्टोरी पर था. एक स्टेबल था रॉबर्ट क्लाइव का, उसके फर्स्ट स्टोरी पर ये ऑफिस हुआ करता था मेकअप डिपार्टमेंट का. अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताते चले आपको, इतिहास के जानकारों को पता होगा. रॉबर्ट क्लाइव जिसने हु हैड अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ स्टे इन मैड्रास, ब्रीफ स्टे इन इंडिया एंड ब्रीफर स्टे इन मैड्रास. उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अपना स्टे का जगह बनाई थी. फिर उसने एक कुमारी युवती से शादी करी थी. ही मैरिड अ मेडन इन सेंट जॉर्ज चर्च में शादी करी थी मैड्रास में उसने, और उसके बाद चला गया था. तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के नाम पर हैं. और ये स्टेबल जहां पर मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता, जिसके ऊपर मेकअप डिपार्टमेंट होता था, ये भी रॉबर्ट क्लाइव की बिल्डिंग हुआ करती थी. ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसके ढांचे के बारे में बताया है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द फायरी मिजरी. अशोका मित्रन बताते हैं क्योंकि जो लुक था बेसिकली जो मेकअप डिपार्टमेंट का क्या था, सैलून जैसा था. सैलून जैसे होते हैं ना, बार्बर्स के सैलून जैसे होते हैं. सारे चार तरफ क्या था, 6 डजन यहाँ पर मिरर्स लगे हुए थे और इनकैंडेसेंट लाइट थी, चुभने वाली लाइट्स थी. यू कैन अंडरस्टैंड द फायरी मिजरी दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप. इनका मेकअप होता था, आप समझ सकते हो कितनी गर्मी उनको लगा करती होगी. ये यहाँ बताने की कोशिश की है. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में एक बंगाली हुआ करता था who considered himself big and that's why he left जेमिनी स्टूडियो छोड़ के चला गया. और इस बंगाली को जो असिस्ट करने वाला था उसका नाम वो कौन था, वो एक महाराष्ट्रियन था. उसको असिस्ट करने वाला धारवाड़ कन्नड़ी का था. उसको असिस्ट करने वाला एक आंध्रा का रहने वाला था. उसको असिस्ट करने वाला एक मद्रास क्रिश्चियन था. उसको असिस्ट करने वाला एक एंग्लो बर्मीज था. राइट, इस तरीके से यहां पर चलता था. उसके अलावा जो लोकल क्रिश्चियंस, लोकल जो मद्रासी लोग थे वो थे. तो यहां पर अशोका मित्रन ने बताया है कि किस तरीके से यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता था जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने
नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करना भी नहीं शुरू किया था। यहाँ पर आप डिफरेंट स्टेट्स के लोग एक साथ देख सकते थे एंड दैट्स वाज, इसलिए यहाँ पर कहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल सकता था, राइट। अब दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है, इसमें एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम था। हायरार्की सिस्टम क्या होता है? लेटर लाइक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या था इसमें कि चीफ एक्टर था, यहाँ पर इसमें जो चीफ एक्टर था वो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस को मेकअप किया करता था। जो सीनियर असिस्टेंट था वो जो सेकंड हीरो और हीरोइन एक्ट्रेस होते थे उनको क्या करता था। जो जूनियर असिस्टेंट था वो कॉमेडियन को एंड सो फोर्थ इस तरह के चलता करता था। तो यहाँ पर ये बताया है कि यहाँ पर इस जैपनीज स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में यहाँ पर हायरार्की सिस्टम भी खूब देखने को मिलता था। एंड व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग होती थी तो क्राउड शूटिंग में आप देख सकते थे, यू कैन फाइंड दिस पर्सन ऑफिस बॉय, इसको देख सकते थे कि बहुत बड़े जायंट वेसल में पेंट रख करके लोगों के मुंह पर पेंट पोतता था। पर्पस क्या था कि ताकि उनके सारे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएं, लाइक दिस। यहाँ एक बात और की गई है, जो मेकअप मैन थे बेसिकली क्या करते थे, ये किसी भी व्यक्ति को हिडियस क्रिम्सन हिडियस मॉन्स्टर में बदल सकते थे ये। और मेकअप इसलिए किया जाता था ताकि वो लोग कैमरा में प्रेजेंटेबल लगे, बल्कि उनको अगली बनाया जाता था सो दैट दे लुक प्रेजेंटेबल, क्योंकि कैमरा इन्फेंट स्टेज में थे और कैमरा में प्रेजेंटेबिलिटी बनाने के लिए दे वर मेड टू लुक अगली, ऐसा अशोक मिश्रा ने यहाँ पर बताया है। तो हम यहाँ कैरेक्टर ऑफिस बॉय के कैरेक्टर पे यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर आ गए ऑफिस बॉय पर। अब ऑफिस बॉय ये नाम का बॉय था, दिस वाज एक्चुअली ए पोस्ट। व्हेन ही एंटर्ड जापनीज स्टूडियो, यहाँ पर ये सोच कर आया था कि स्टार एक्टर बन जाएगा, लिरिक्स राइटर बन जाएगा और ये डायरेक्टर बन जाएगा, बट बेचारा कुछ खास बन नहीं पाया। और ये ऑफिस बॉय नाम के जरूर बॉय जुड़ा हुआ था, बट ही वाज इन अर्ली 40s में था ये। And of course, he had some talent of literature. He was a bit of a poet. और अशोका मित्रन, ये जो अशोका मित्रन है जो हमारे राइटर हैं, इसके बाद इनका जिक्र आता है। अशोका मित्रन उन दिनों एक क्यूबिकल में काम करते थे, बताते हैं he worked in a cubicle। क्यूबिकल क्या होता है? एक छोटा कक्ष होता है जो कई बार पार्टीशन करके छोटा कक्ष निकाल दिया जाता है बड़े में से, इसको हम कोठरी टाइप भी कहते हैं इसको। एक क्यूबिकल में काम करते थे ये, एंड उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वो जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती थी, जो कुछ छपता था जापनीज स्टूडियोज के बारे में, उनको कट करके पेस्ट करके इसको लगाते थे, ये शीट पे लगाते थे। सो एवरीवन कंसीडर्ड दैट ही वाज फ्री। तो जब भी किसी को इनको कुछ एक्सटेंडेड लेक्चर देना होता था उनके पास आ जाता था, और अक्सर ये ऑफिस बॉय भी इनके पास आ जाया करता था, इनको लेक्चर बुलाता और इनसे कहता कि हाउ the talent of such a genius, literary genius, was going waste in a department which was meant for barbers and perverts। तो ये इसमें लाइन आई है, जो कहता था कि ये डिपार्टमेंट जो बार्बर और परवर्ट्स के लिए सही है, यहाँ पर अशोका मित्रन अपना टैलेंट बेस कर रहे हैं। ये एक्सटेंडेड लेक्चर बुलाने के ऑफिस बॉय अक्सर आ जाता था और अशोका मित्रन युवा मनाते कि जल्दी से क्राउड शूटिंग हो ताकि ये काम में लगे, लोगों के मुंह को पोतापाती करे, पेंट करे लोगों के मुंह पे और उनकी जान बचे। ये जो ऑफिस बॉय था, इसका ये मानना था ऑफिस बॉय का कि इसकी जितने भी वोज हैं, इसकी इग्नोमिनी है, जो ये अनसक्सेसफुल रह गया, उसका कारण क्या था? ही ऑलवेज डायरेक्टेड द रीजंस ऑफ हिज ऑल वोज एंड इग्नोमिनी एंड ऑल हिज सैडनेस टू वन पर्सन, एंड दैट वो पर्सन कौन था? कोठामंगलम सुब्बू। मैंने कहा थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कोठामंगलम सुब्बू की बात करते हैं। कोठामंगलम सुब्बू में बड़ी क्वालिटीज थी। एक तो इसमें क्वालिटी क्या थी कि वो हमेशा चीयरफुल रहता था, he was always cheerful at all times, even having a hand in a flop film में होने के बाद भी चीयरफुल रहता था ये। और दूसरा क्या था, इसके पास हमेशा काम होता था दूसरों के लिए, he always had work for others। और सबसे बड़ी खास बात इसकी यह थी कि ये बहुत क्रिएटिव था और उसकी सारी क्रिएटिविटी अपने किसके लिए लगा देता था? अपने प्रिंसिपल के लिए लगा देता था। प्रिंसिपल का यहाँ मतलब स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब अपने चीफ के लिए है। अगर इस बार इसके प्रोड्यूसर ने से कहा एक तो सीन फिल्माना था, वो सीन क्या था? आप हंसोगे सोच करके, सीन सुन करके कि चूहे की, रैट की और टाइग्रेस की लड़ाई हुई अंडर वाटर, और चूहे ने, यही कहानी है, चूहे ने टाइग्रेस को मार दिया, शेरनी को मार दिया,
लेकिन टाइग्रेस के बच्चों पर कफ स्पर्स को दया आ गई और वो उनको he wanted to tan those offsprings of his victim। अब उसको फिल्म को सीन को दर्शाना है, तो सुब्बू से जब ये कहते कि यार ये सीन करना है, तो सुब्बू जो है वो क्या करता, 4 आइडियाज लेकर के आता, सर ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं इसको। एंड व्हेन द प्रोड्यूसर्स से कि वुड से कि ये ठीक है बट यू नो मजा नहीं आ रहा, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो ये 14 और अल्टरनेटिव्स लेकर के आता, अपनी सारी की सारी क्रिएटिविटी अपने प्रिंसिपल के एडवांटेज में उतार देता था। ये सुब्बू की और खास बात थी, सुब्बू ही वाज अ लिटरेरी पर्सन, लिटरेरी मैन था ये, और इसने जो ही कुड राइट फॉर द हाई स्टेटस पीपल के लिख सकता था, लेकिन इसने पोएट्री अपनी जन सामान्य के लोगों के लिए लिखी, नॉर्मल डिक्शन और नॉर्मल स्टाइल में इसने पोएट्री लिखी। इसने एक बड़ी स्प्रॉलिंग नॉवेल लिखी जिसका नाम था, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थिलाना मोहनंबल। थिलाना मोहनंबल नामक इसने एक नॉवेल लिखी, एंड इसमें बड़े डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स इसने डाले, एंड ही रिक्रिएटेड द मूड ऑफ देवदासीज का मूड को इसने रिक्रिएट किया, देवदासीज के बारे में इस नॉवेल में बताया। लेकिन इसकी जो लिटरेरी टैलेंट था वो ड्वार्फ हो गया, his literary achievements were dwarfed by his success in the films। और ये माना जाता था कि अगर प्राइम टाइम में जेमिनी स्टूडियोज को किसी ने डेफिनेशन और डायरेक्शन दिया तो वो कौन था, कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू ही नेवर पेड हीड टू दिस कि हाउ मेनी पीपल वर फीडिंग एट हिज होम, कितने लोग खाना खा रहे हैं, कितने लोग उसके आ जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कभी इस बात को नहीं देखता था। He was such a charitable and improvident man, but he had enemies। और शायद इसके enemies इसलिए थे because क्योंकि ऐसा लगता था that he had very intimate relation with the boss, बहुत नजदीकी रिलेशन थे बॉस के, या फिर यूं कह लीजिए कि इसका जो कैरेक्टर था वो साइको फ्रेंड से मिलता था। साइको फ्रेंड का मतलब क्या है, चापलूस, जो हर किसी को मीठी अच्छी बातें करता है, और इसका जो डेमिनर था, इसका जो कंडक्ट और अपीयरेंस थी वो ऐसी थी, सबको खुश करने वाली थी, बट ही हैड एनिमीज। एंड जो सबसे ज्यादा बुरा इसके बारे में अगर कोई सोचता था, इफ देयर वाज पर्सन हु हैड डायरेक्ट फीलिंग्स अबाउट हिम, वो कोई और नहीं था, वो ऑफिस बॉय था, राइट। इसके बाद आफ्टर दिस कोठामंगलम सुब्बू के इंट्रोडक्शन के बाद, जानकारी के बाद, हम इसका कैरेक्टर कोठामंगलम सुब्बू का आ सकता है, काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी यहाँ पर इसकी कोठामंगलम सुब्बू की, राइट। आप इसको वीडियो को देखेंगे, आप रिपीट करके देखेंगे, आपको याद हो जाएगा क्या क्या चीज है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, जेमिनी स्टूडियोज में दैट वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द लिटरेरी जीनियस लाइक एसडीएस योगियार, सामू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे बड़े बड़े लिटरेरी जीनियस का, पोएट्स का ये हॉन्ट हुआ करता था। एंड जेमिनी स्टूडियो में बड़ी मैस हुआ करती थी, और ये मैस बड़ी बढ़िया कॉफी देती थी, बड़ी डिलीशियस कॉफी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि उस समय प्रोहिबिशन था, जहां जहां कांग्रेस का रूल होता था, वेरेवर देयर वाज कांग्रेस रूल देयर वाज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन में होता है बैन ऑन लिकर, शराब पर शराबबंदी थी, यहाँ पर लोग शराब नहीं पी सकते, तो लोग यहाँ पर कॉफी पीने के बहाने रुकते थे, और ये लोग सब जो है दे बिलीव्ड इन गांधी, ये गांधी को फॉलो करते थे, बट अदरवाइज दे डिड नॉट हैव मच पॉलिटिकल थॉट अबाउट एनीथिंग। लेकिन हाँ, एक चीज जिससे ये लोग बड़ी घृणा करते थे वो था कम्युनिज्म। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, कम्युनिज्म को, मैं इसको अंडर सर्किल कर रहा हूं, कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म के बारे में, they were all averse to communism and they considered that a communist is a godless person who does not have filial or conjugal relations, इसका कोई दाम्पत्य रिलेशन में अपने विश्वास नहीं करता है, ये जो अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, और उसको कोई कंपंक्शन नहीं होता अगर अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स को मार दे। So these were the thoughts of the general people who were there at जेमिनी स्टूडियोज। ये कम्युनिज्म के बारे में विचार था, और इसका प्रूफ जल्दी ही सामने आने वाला था। किस रूप में आने वाला था, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। क्या हुआ, जल्दी ही सफाइयां हो रही थी, स्टेज खाली किए जा रहे थे। क्यों खाली किए जा रहे थे, क्योंकि फ्रैंक बुकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो है वो जेमिनी स्टूडियोज आ गई थी। अब ये कौन थे, किसी ने कहा दैट इट वाज एन इंटरनेशनल सर्कस, बट इनकी जो नॉलेज थी ट्रैपीज के बारे में, झूलों के बारे में, जो कूदफान करने के बारे में, वो नहीं थी, और जानवरों से भी इनकी मुलाकात डिनर टेबल पर ही हुआ करती थी। मींस खाते थे नॉन वेज डिनर टेबल पर, अदरवाइज दे वर नॉट एट ऑल द पीपल हु वर रिलेटेड टू सर्कस।
लेकिन हाँ एक बात जरूर थी कि इन लोगों ने 2 प्लेस किए इन्होंने। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे यहां से, मैं ये रब नहीं कर रहा हेडिंग्स, फिर आपका एक्चुअली रिदम टूटेगा इसमें, यहाँ पर यहीं रख कर देता हूं। तो उन्होंने 2 प्ले किए, एक प्ले था इनका जोथाम वैली और दूसरा था इनका प्ले फॉरगॉटन फैक्टर। और इनका जो मैसेज था सिंपल होमिलीज वाला मैसेज था इनका, बट इसको जर्मनी स्टूडियोज के जो एम्प्लॉइज थे उनके परिवार के लोग 600 लोगों ने इसको बार बार देखा, एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी दे वर सो इन्फ्लुएंस्ड, इनके बड़े इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए इससे, और बार बार आकर के वो लोग जो है इसको, इनका जो बेन स्टेज था उसमें पीछे सनसेट का सीन, सनराइज का सीन, फ्लूट बजते हुए, ये सारे तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने आगे वाले टाइम में इसको दोहराया और खूब यूज किया है इसको यहाँ पर। अब एंड दे वर एक्चुअली, क्या था ये बाद में पता चला है कि क्या था ये एंटी कम्युनिज्म, तो ये एक टूर था और इसमें, बट एनीवे इट वाज नाइस टाइम होस्टिंग जर्मनी स्टूडियोज बारे के लिए। लगभग 200 लोग थे ये, ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट नेशनलिटीज के, और 20 नेशनलिटीज के लोग थे, डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइजेस के थे ये। एंड ऐसा लगता है जैसे मिस्टर वासन टाइप के लोग जो हैं इनके लिए इनके हाथों में खिलौना है, बट ऐसा नहीं था, बिकॉज द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द पीपल लाइक वासन, इनका तो यही चलता रहता था, कोई आता तो उसको होस्ट कर लेते, लाइक तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि इनके हाथों में खिला करते थे। और अब उसके बाद फिर से जब स्टूडियोज की घंटियां बजने लगी, और अब कौन आया, अब पता चला कि अब एक नया गेस्ट आ रहा है, और फिर पता चला कि वो पोएट है। अब वो कहते हैं कि जो इंग्लिश पोएट है वो, अब ये कहते हैं कि जर्मनी स्टूडियो से साधारण व्यक्ति को जो नाम पता है पोएट के, वो 2 नाम पता नहीं, या तो वर्ड्सवर्थ, थोड़ा बहुत जानने वाले वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, टेनिसन को जानते हैं, राइट, जो थोड़े और पढ़े लिखे हैं, जो और थोड़ा जानते हैं, वो पीवी शैली को जानते हैं, या वो कीट्स को जानते हैं, पीवी शैली, कीट्स या मिल्टन को जानते हैं। वो ये कौन पोएट था, तो पता चला साहब कोई बाद में पता चला कि पोएट नहीं था, ही वाज नॉट ए पोएट, पता चला ही वाज एडिटर। एंड पे न्यूज़पेपर या नॉन पे न्यूज़पेपर जो है लंदन के, इंग्लैंड के, वो है मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स, उसका ये एडिटर नहीं था। एनीवे ये आया, और जब ये आया तो बॉस ने जो स्पीच पढ़ी अपनी 6 पेडेस्टल पेन से जूझते हुए, आप कैन अंडरस्टैंड जब हाथ से पेपर हाथ में हो और जब पेडेस्टल पेन चल रहे हो तो कितना मुश्किल होता है पेपर पढ़ के पढ़ना, तो उनसे बैटल करते हुए, बैटलिंग विद 6 फैंस, पेडेस्टल फैंस, उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्पीच पढ़ी, और स्पीच से पता लगता था कि ही डिड नॉट नो मच अबाउट दिस पर्सन, और देयर वर जनरल थिंग्स अबाउट दैट, बट समवेयर हिज स्पीच वाज पेपर्ड विद द वर्ड डेमोक्रेसी, और इस तरह की बातें, उसमें जनरल बातें थी यहाँ पर। अब इनका नंबर आया बोलने का, जो पोएट कम एडिटर थे ये, हम यहाँ पर आ गए ना पोएट कम एडिटर पर। अब ये बोले ही वाज अ इंग्लिशमैन, अ वेरी इंग्लिशमैन, एंड ही वाज टॉल, एंड ही हैड नेवर, परहैप्स ही हैड नेवर एड्रेस सच अ डेज्ड ऑडियंस, ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आया, और इनका इंग्लिश जो एक्सेंट था दैट डिड नॉट अलाउ द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो समझ नहीं आया कि इनका पर्पस क्या था आने का, और वो एक रह गई मिस्ट्री, दैट रिमेन्ड अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री बन करके रह गई। क्यों आए यहाँ पर, और क्या क्यों पोएट्री में लोगों को टेस्ट डेवलप हुआ, इंग्लिश पोएट्री क्या कर रहा है यहाँ पर, these were the some of the questions which were not answered and nobody could understand, and this mystery was not revealed. क्या हुआ इसके बाद, एक दिन अशोका मिश्रा ने देखा कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटा सा अनाउंसमेंट, लाइक देयर वाज अ टाइनी अनाउंसमेंट इन द हिंदू न्यूज़पेपर इन एन अनइम्पोर्टेंट पेज के इंसिग्निफिकेंट कॉर्नर पर, ऑन द इंसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ द हिंदू देयर वाज एन अनाउंसमेंट, और क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट था, देयर वाज अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट। कोई नहीं, उन्होंने कहा देख लेते हैं, पर इससे पहले कि ये उसमें पार्टिसिपेट करें, सो ही वांटेड टू नो कि जो द एनकाउंटर न्यूज़पेपर जो करा रहा है कॉन्टेस्ट को, वेदर दिस वाज अ नोन कमोडिटी और नॉट। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में गए, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने देखा कि देयर वाज मेनी कॉपीज ऑफ एनकाउंटर, बट दोज ऑल कॉपीज वर अनटच्ड। इन्होंने देखा, एंड जब उन्होंने नाम पढ़ा तो नाम क्या था, नाम लिखा था एडिटर का स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, ये वही बंदा था जो पोएट या एडिटर समझ लीजिए आप इसको, एडिटर का नाम क्या था इसका, स्टीफन स्पेंडर, जो आया था जर्मनी स्टूडियोज में, और इसका आने का नहीं पता लगा था। कहते हैं अशोका मित्र कि मुझे ऐसा लगा जैसे इसके दिल में घंटियां बज रही हो,
इनको लगा जैसे कि इनका खोया हुआ ब्रदर मिल गया हो, और जब ये पोस्टेज सील लगा रहे थे उस पर अपने एनवेलप पर, तो इनको लग रहा था जैसे मैं यहाँ पर गाना गा रहा हूँ, वो भी वहां पर गाना गा रहा होगा, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में हुआ करता था कि सॉरी, पुरानी हिंदी फिल्मों में कि रील के पहली पार्ट में जो है भाई गाना गाते थे और बाद में वही गाना गा करके वो मिलते थे। कई सारी फिल्में, यादों की बारात वगैरह की पिक्चर आती थी, मेला टाइप्स की पिक्चर होती थी, इसमें इस तरह का सीन हुआ करता था। तो ही फेल्ट लाइक दैट। अब ये तो पता चल गया कि कौन था एडिटर, वो किसका एडिटर था, बट अभी भी ये मिस्ट्री उसका आने का पर्पस अनसॉल्व था। अब वो कब खुला जब जेमिनी स्टूडियोज के बाहर हो गए, व्हेन ही वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। सो कहते हैं कि इनके पास सॉरी, समय तो खूब था, ही हैड टाइम, बट पैसा नहीं था इनके पास। तो जब भी कोई सस्ती चीज होती थी, व्हेन देयर वाज अ चीप थिंग दैट अट्रैक्टेड अटेंशन, तो उन्होंने देखा कि माउंट मद्रास रोड में ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के सामने, वहां पर बहुत सारी बुक्स बिक रही हैं और 50 पैसा ईच फॉर द प्राइस, एंड दिस वाज एक्चुअली अ लो प्राइस्ड एडिशन फॉर द स्टूडेंट, और अमेरिकन कवर उसका पेज था उसका। और जब ये गए, इन्होंने इसको दिया, तो देन ही अंडरस्टूड दैट दिस वर द कॉपीज ऑफ द वन द सेम बुक, और जो बुक का टाइटल था उसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 50 पैसे उन्होंने दिए, एक बुक ले ली, बिकॉज इट वाज चीप बुक एंड ही वाज अ लिटरेरी पर्सन, तो उनको बुक में इंटरेस्ट था, ले लिया उन्होंने। पैसे की कमी थी, वैसे भी सस्ती चीजें अच्छी लगती थी इनको। अब यहां पर इन्होंने तो देखा द गॉड दैट फेल्ड, इट वाज एक्चुअली एन एसे बाय 6 एमिनेंट राइटर्स ने इसमें अलग अलग एसे लिखे थे। और क्या था, दिस वाज एक्चुअली देयर जर्नी, इट वाज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी। किसकी 50th एनिवर्सरी? रशियन रेवोल्यूशन की। रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए लिखी गई थी। यानी कि कब लिखी गई होगी? लिखी गई होगी 1967 में, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और इसका था टाइटल में क्या था कि एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, कि कैसे उनका भ्रम टूटा और कैसे वो इसमें से वापस हुए, इस बारे में यहाँ पर इन्होंने बात बताई थी, हाउ दे डिसइल्यूजन रिटर्न। और जो राइटर्स का नाम था, द नेम ऑफ द राइटर्स जो था इसमें, एंड्रे ग्लाइड था, रिचर्ड राइट था, इग्नासियो साइलोन था, आर्थर कोएस्लर था, लुई फिशर था एंड स्टीफन स्पेंडर। समझ में आ गई बात? इनको लगा जैसे हैजी उसमें वातावरण में इल्यूमिनेशन हो गया, लाइट आ गई हो, धुंध में से लाइट मिल गई हो, एंड देन ही अंडरस्टूड द रीजन ऑफ द अराइवल ऑफ द पोएट कम एडिटर इनटू जेमिनी स्टूडियो। क्या पर्पस था? वो एक्चुअली एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट ही था। ये भी कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए कहने आए थे। उस समय मिस्ट्री रिवील नहीं हुई थी, पर बाद में यहाँ पर समझ में आ गया कि उसका आने का पर्पस क्या था। तो दैट वाज एक्चुअली आल्सो एन एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट, उसके खिलाफ बताने के लिए, बोलने के लिए आए थे। लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं आई, एक्सेंट समझ में नहीं आया था, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें क्यूबिकल डिस्कस कर लिया था। परवर्ट का मतलब होता है मॉरली जो व्यक्ति बहुत डाउन हो, जिसको मॉरली बहुत डिग्रेडेड बनता हो। एक इसमें वर्ड है वो आप समझते हैं, दुख, पीड़ा, वो। इसमें पढ़ा है डेमेनर, मैंने बोला था डेमेनर मींस अपीयरेंस एंड कंडक्ट मिलाकर जो बनता है, दैट इज अ डेमेनर। साइकोफेंट पढ़ाया था, साइकोफेंट लिखा था मैंने। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस टाइप का कैरेक्टर होता है। और इसमें एक वर्ड आया सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, टू मेक अ गेस, एंड दिस अ वर्ड बैफल्ड, मतलब चौंक जाना, घबरा जाना, लाइक दिस। तो ये कुछ वर्ड्स इसमें आए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको डिस्कस किया था। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन वाला बात है, मैंने यहाँ पर लगाया था। यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन, क्यों नेशनल इंटीग्रेशन था? क्यों था नेशनल इंटीग्रेशन? क्योंकि उसमें बंगालीज भी था, एक महाराष्ट्रियन था, पहले बंगाली था, फिर महाराष्ट्रियन, उसको धारवाड़ करने डिगा, फिर आंध्रा वाला था, फिर एक मद्रास क्रिश्चियन था, फिर तमिल वाले लोग थे, एंग्लो बर्मी से तमिल थे। दिस ऑल शो दैट वाज द नेशनल इंटीग्रेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, हायरार्की सिस्टम। हमने बात की हायरार्की सिस्टम की कि जो चीफ मेकअप मैन था वो किसे करता था? वो मेन एक्ट्रेस एक्ट्रेस करता था। सीनियर असिस्टेंट किसे करता था? सेकंड नंबर के हीरो हीरोइन करता था। जूनियर असिस्टेंट किसे पिकअप करता था? उनका करता था जो नेक्स्ट होते थे, मतलब जो साइड रोल वाले होते थे। और जो क्राउड शूटिंग को कौन देखता था? ऑफिस बॉय देखता था। तो यहाँ पर हायरार्की सिस्टम चलता था इसमें, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करें कि मिस्ट्री क्या थी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द अराइवल ऑफ द एडिटर एंड व्हेन इट इज अनफोल्डेड। तो पर्पस क्या था? इट वाज ही हैज कम टू काउंटर कम्युनिज्म,
he has come to propagate against communism, and that was revealed in the end of the story when the writer came across the book The God Dead Field, and when he read one of the essays which was written by Stephen Spender. ये हो जाएगा क्वेश्चन इसमें। कोठमंगलम सुब्बू पे कैरेक्टर आ सकता है ना, लिखने के लिए कैरेक्टर पूरा किसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, तो क्या क्या आ जाएंगी, कैसा था ये, he had always worked for others, he always looked cheerful at all times, he was a literary genius, he write more थिलाना मोहनम्बल बुक लिखी इसने, और ये he was a provident and charitable person, and he was a Brahmin by caste, and he had therefore exposure for various affluent situations. तो इस तरह क्वेश्चन से ये कवर हो जाएगा ऐसे। ये आपका पूरा जो लेसन है द पोएट एंड पैनकेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, और आपको ये काफी फायदा पहुंचाने वाला है वीडियो, राइट? अंत तक देखिएगा इसको, एंड आई डोंट थिंक अब इसमें से कुछ बचा है, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कहीं से भी आ जाए यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी